IQ का yes, compose your dream। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया की क्लास में आगे बढ़ते हैं और एक नए चैप्टर को देखेंगे जो आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां जो हम लोग पढ़ रहे थे। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां कैसे जो है भारत में लाई गई थी। भू राजस्व व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, बता दिया है। जो ब्रिटिश नीतियां हमारे यहाँ लाई गई थी उनका प्रभाव क्या पड़ा है, आज उनकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा कि हमारे यहाँ बी उद्योगीकरण लाया गया था। जिस समय इंग्लैंड में उद्योगीकरण चल रहा है उस समय हमारे देश में बी उद्योगीकरण चल रहा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका मतलब क्या होता है, ये कब से कब तक था, हम पूरा डिटेल में देखेंगे और भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा इसको जानेंगे। हमारे देश का कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो हमारे यहाँ चाय की खेती, कॉफी खेती नहीं होती थी, लेकिन उनके आने के बाद होने लगा। तो कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू हुआ और याद रखिएगा नकदी फसलों की शुरुआत भारत में होने लगी। तो वो क्यों हुआ, क्या प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश नीतियों के कारण हमारी कृषि कैसे पतन की ओर चली गई, हमारे जो किसान थे वो मजदूर कैसे बन गए, बधुआ मजदूर बन गए, हम पूरे इफेक्ट को जानेंगे। और फिर हम लोग धन का बहिर्गमन सिद्धांत जानेंगे, क्योंकि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत का धन केवल इंग्लैंड की ओर जा रहा था, भारत को उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ब्रिटिश आर्थिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। धन का बहिर्गमन सिद्धांत किन किन विद्वानों ने दिया है, कौन से विद्वान इससे जुड़े हुए हैं, हम सबकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, जाकर के वहां से आप ले लीजिएगा। इस ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको पिन कर दूंगा, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और सारा पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं कोई डाउट हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको उसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और धन का निकासी सिद्धांत, इसी को हम क्या कहते हैं, धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत याद रखिएगा आया कैसे, इस सिद्धांत का क्या मतलब होता है, इस सिद्धांत का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और इस सिद्धांत को किस विद्वान ने दिया है, इसको पूरा हम जानेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा वीडियो है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। कहीं डाउट हो तो आप पूछेगा। तो याद रखिएगा जो ये आपका धन का निकासी सिद्धांत है, धन का जो बहिर्गमन सिद्धांत है, याद रखिएगा ये ब्रिटिश आर्थिक नीति का ही परिणाम है, जिसकी वजह से हमारे देश पर इसका प्रभाव पड़ा। और याद रखिएगा हमारा देश गरीबी के जो आपका चक्र में और ज्यादा पड़ता चला गया। तो धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया किसने है, इसको देखेंगे क्या चीज है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा है कैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने एक समृद्ध राष्ट्र को दरिद्र बना दिया। एक ऐतिहासिक और आर्थिक विश्लेषण हम इसमें करेंगे कि जिसे हम सोने की चिड़िया, जो हमारा देश सोने की चिड़िया था, वो कैसे याद रखा गरीबी में चला गया ब्रिटिश शासनकाल में, उसको हम लोग देखेंगे। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जो है बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, जरा भी इसमें इग्नोर मत कीजिएगा, इस व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो आप लोग गलती आप लोगों को ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एक तरफा दोहन, मतलब यह हुआ कि भारत से केवल धन ब्रिटेन में जा रहा है। याद रखिएगा भारत से धन केवल ब्रिटेन की ओर जा रहा है, उसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है। मैंने आपको बताया था, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो भारत से कच्चा माल जाता था और इंग्लैंड से बना बनाया सामान आता था। तो भारत कच्चे माल का स्रोत भी था और बाजार भी हमारा देश था, ये भी याद रखिएगा। तो बाजार होने की वजह से जो वस्तुएं बिकती थी वो सारा पैसा कहाँ जाता था, इंग्लैंड। तो उसका प्रतिफल हमें कोई नहीं मिलता था। इसीलिए याद रखिएगा धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहते हैं, मतलब इसका यही होता है कि धन का एक ही ओर जाना, वो उसका कोई प्रतिफल ना मिलना। तो जरा इसका लिखा हुआ है कि एक तरफा दोहन, बिना किसी प्रतिफल के भारत की संपदा का निर्बाध हस्तांतरण होना। इसको अगर एक व्यवहारिक भाषा में समझे, मान लीजिए आपका कोई खास मित्र हो और आप अपने मित्र की खूब सेवा करते हो, खूब हेल्प करते हो और बदले में आपको कोई हेल्प ना मिले। बहुत सिंपल समझिए, तो एक तरफा हेल्प नहीं होती है किसी चीज में। जब एक तरफा हम हेल्प कर रहे हैं उसके बदले हमें कोई प्रतिफल मिल ही नहीं रहा है, तो उसको भी हम एक साधारण भाषा में धन के बहिर्गमन सिद्धांत से जोड़ करके समझ सकते हैं, ठीक है।
धन का निकासी सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है? उन विविध माध्यमों से है जिसके द्वारा भारत का धन और संसाधन ब्रिटेन को भेजा जाता था, जिसके बदले भारत को कोई पर्याप्त आर्थिक या व्यापारिक प्रतिफल नहीं मिलता था। याद रखिएगा, इसी को क्या नाम दिया गया? धन निकासी या धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसको कहते हैं। इसको याद रखिएगा। याद रखिएगा, धन के बहिर्गमन सिद्धांत में जब भारत से धन एक ही ओर जा रहा है, इंग्लैंड की ओर, हमें कुछ नहीं मिल रहा था, तो एक इतिहासकार ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जिसको इस मैप के माध्यम से मैंने सोचा आपको समझा दूंगा, तो आपको ये याद हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है। इस कथन से आप परिचित होंगे, कई बार सुने होंगे। याद रखिएगा, जॉन जो आपका सुलीवान एक जो है मद्रास काउंसिल के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी व्यवस्था अर्थात ब्रिटिश शासन की अर्थव्यवस्था उस स्पंज की तरह काम करती है जिसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीजों को सोख कर टेम्स नदी के किनारे उसे निचोड़ा जाता है। याद रखिएगा, ये कथन कहा था। इसी एक कथन से भारत के शोषण के कैसे धन का निकासी सिद्धांत हुआ पूरा बता दिया है, और इसको मैंने सोचा कि मैप के माध्यम से बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर ये गंगा का तट है तो पता होगा कि गंगा के तट पर ही नदी है हुगली, और वहां बंदरगाह का कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। यहां ये अंग्रेजों का बंदरगाह भी था। अब यहां से ये क्या करते थे? अच्छी चीजों को सोखना, मतलब स्पंज की तरह जो जो चाहते सब भर लेते थे। तो उनकी व्यवस्था कुछ स्पंज की तरह थी। जैसे स्पंज में क्या करते हैं, पानी सोख लेता है, अभी हम कहीं निचोड़ देते हैं, तो स्पंज की तरह उनकी व्यवस्था थी। जो जो उनको मिला सब वो निचोड़ते गए, और गंगा के तटों से बंदरगाह के माध्यम से ये कहाँ पहुंचे? और नदी है कौन सी? टेम्स नदी है। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और टेम्स नदी भी वहां उनका लंदन बंदरगाह उसी नदी के किनारे स्थित है। वहां ले जाकर के वो निचोड़ देते थे, अर्थात वहां ले जाकर के उसको पहुंचा देते थे। तो भारत से सारा धन एक तरफा कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड की ओर जा रहा है, और सारी अच्छी चीजों को ये ले जाते थे। तो उसी को एक जो उपमा दी गई थी, उसी चीज को इस मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे ये बात आपको याद रहे, ये बात आपके दिमाग में बैठे कि धन का निकासी सिद्धांत क्या होता है, जो ये कथन का है, इस कथन का मतलब क्या होता है, ये सब जानना हमें जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 1765 ईस्वी में, याद रखिए 1765 की वही डेट है जिस समय इलाहाबाद की संधि हुई थी, और साथ में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद यूरोप से महंगी धातुओं का आयात बिल्कुल समाप्त हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का भू राजस्व ही अंग्रेजों के निवेश का स्रोत बन गया। अर्थात यह हुआ कि अब यूरोप से पैसा नहीं आ रहा है, भारत का पैसा भारत में ही लगाया जा रहा है। तो धन का जो निकासी सिद्धांत है वो एक ऐसा सिद्धांत था जिसने अलग अलग माध्यम से खूब पैसा बाहर इंग्लैंड भेजा, बदले में हमें कुछ मिला नहीं। इसको किसने बताया? सबको हम एक एक करके देख ही रहे हैं। तो इस सिद्धांत को याद रखिएगा, ये कथन याद रखिएगा। ये बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको चीजें समझ में आए और आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार ब्रिटिश संसद के समक्ष शोषण का पर्दाफाश किया था। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, इंग्लैंड में एक जगह है फिन्सबरी। फिन्सबरी के से याद रखना चुनाव जीते थे कौन? दादा भाई नौरोजी। तो इसीलिए ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। ठीक है, और इन्होंने 1867 में धन के बहिर्गमन सिद्धांत को पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा कि आप किस तरह से हमारे देश को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये फिन्सबरी से सांसद भी थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सिद्धांत के जनक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, इन्होंने ही सबसे पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या की। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को संसद तक पहुंचाया, वहां आवाज उठाई, और धन के बहिर्गमन सिद्धांत को सबसे पहले आम जनता के सामने अगर कोई बताया है तो दादा भाई नौरोजी हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने ही धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ये शोध कहाँ किया था? तो याद रखिएगा, इनका शोध का स्थल कहाँ था? धन के बहिर्गमन सिद्धांत को इन्होंने कहाँ शोध किया, कहाँ इसके बारे में जानने का प्रयास किया? तो कार्ल मार्क्स के समय में ब्रिटिश म्यूजियम जो लाइब्रेरी थी, वहीं पर इन्होंने बैठ करके इसका शोध किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना,
2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पहली बार अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया या भारत पर इंग्लैंड का ऋण के माध्यम से इस सिद्धांत की चर्चा किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने किया था। तो दादा भाई नेरोजी ने पूछा जाएगा कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो पूछा जाएगा कि दादा भाई नेरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को कब दिया था? तो याद रखिएगा 2 मई 1867 को। कहां पे दिया था? लंदन में दिया था। किस बैठक में दिया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दिया था। किस लेख में दिया था? तो याद, लेख का नाम याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद रखिएगा। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया या भारत पर इंग्लैंड का ऋण के माध्यम से इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो इसी से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो गलती बिल्कुल आप मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया शीर्षक से लाला लाजपत राय की भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया के माध्यम से अगर देखा जाए तो उनके शीर्षक से लाला लाजपत राय की भी एक पुस्तक का नाम है और इनके लेख का नाम किसके है? दादा भाई नेरोजी का, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कहां प्रस्तुत किया, कब प्रस्तुत किया, ये सिर्फ याद रखिएगा। किस बैठक में प्रस्तुत किया मैंने बता दिया है। यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा, इसको सावधानी पूर्वक रट लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेरोजी ने इस निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, इविल ऑफ ऑल इविल। मतलब होता क्या है? अनिष्टों का अनिष्ट मतलब यह हो गया कि अनिष्ट मतलब एक बुरे लोग, अंग्रेज खुद हैं और उनका एक बुरा काम है। तो अनिष्टों का अनिष्ट का मतलब यही होता है। और ब्रिटिश शासन को भारत का रक्त बहाने वाला नाला कहा था। इन्होंने जो है इसे सभी दुखों का मूल कारण बताया था। इन्होंने कहा कि भारत में जो दुनिया भर के दुख है इस समय वर्तमान में, उस समय उसका सारा कारण याद रखिएगा यही है, आपका धन का बहिर्गमन सिद्धांत है। तो ये कहावत भी याद रखिएगा कि ये लाइन धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में किसने दिया था, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इनको ध्यान से देखने की और समझने की हमें जरूरत है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि धन निकासी का सिद्धांत एक व्यक्ति का विचार नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय बौद्धिक आंदोलन था। याद रखिएगा, केवल ऐसा नहीं कि दादा भाई नेरोजी का केवल विचार था ये, इसमें कई लोगों ने अपने अपने विचार दिए और अपने अपने तरीके से धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में इन्होंने अपनी बातें रखी और विरोध किया अपने अपने स्तर से। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि किन किन लोगों ने धन के निकासी सिद्धांत की व्याख्या की है, याद रखिएगा सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नेरोजी का। मैंने इनके बारे में बता ही दिया था, कहां पे दिया था, किस पुस्तक में दिया था, सब बता दिया है। 1867 में इनका योगदान क्या था कि प्रति व्यक्ति आय का प्रथम अनुमान इन्होंने ही लगाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की प्रति व्यक्ति का आय का अनुमान पहली बार किसने लगाया था? दादा भाई नेरोजी ने लगाया था 1866, 67, 68 में, और 20 रुपए बताया था कि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 20 रुपए है। ये बात किसने कहा था? दादा भाई नेरोजी ने। कब कहा था? 1867, 68 में कहा था, ये बात याद रखिएगा। इनका विचार क्या था? धन का निष्कासन ही समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण है। तो भारत में जो गरीबी है उसका सबसे बड़ा कारण है धन का निकासी सिद्धांत, और सभी बुराइयों की जड़ भी, भारत में जो बुराइयां इस समय हैं उन सारी बुराइयों की जड़ भी धन का निकासी सिद्धांत ही है। ये किसका कहना था? तो दादा भाई नेरोजी का कहना था। दूसरे आपके हैं MG राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे। इन्हें हम जो है पश्चिमी जो है भारत का सुकरात कहते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में जो है बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, प्रार्थना समाज की स्थापना में योगदान दिया, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष गौर किया, विधवाओं के विवाह को जो है पुनर्विवाह को जो है प्रोत्साहित किया था। तो MG राणा डे ने क्या कहा था? 1872 में पुणे में व्यापार और उद्योग पर व्याख्यान के दौरान इन्होंने ये बात क्या कहा था कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 भाग किसी न किसी रूप में भारत से बाहर ले जाया जा रहा है। तो दादा भाई नेरोजी ने भी अपने जो विचार प्रस्तुत किए थे उसी तरह से MG राणा डे ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे धन के बहिर्गमन सिद्धांत को लेकर के। फिर तीसरा नंबर आता है आपका जो है RC दत्त। याद रखिएगा, इन्होंने भी 1901 में एक पुस्तक लिखी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। याद रखिएगा,
भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई ये पहली पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लिखी गई थी, ये 1901 में लिखी गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। आर.सी. दत्त जो है इसके राइटर है, रमेश चंद्र दत्त इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या कहा कि भारत के राजस्व का आधा हिस्सा, मतलब 1/2 हिस्सा प्रतिवर्ष बाहर चला जाता है। यह एक बहता हुआ घाव है। बहता हुआ घाव कैसे? अगर हमारे हाथ में कुछ कट जाता है, घाव हो जाता है, तो उससे खून जो निकलता है वो केवल बाहर निकलता है, खून कभी अंदर नहीं जाता है। उसके लिए दूसरी व्यवस्था है। तो उसको क्या कहा इन्होंने? बहता हुआ घाव कहा। जैसे घाव से खून एक ही तरफ बहता है, वैसे ही हमारे यहाँ से धन का बहिर्गमन एक ही तरफ हो रहा है। ये आर.सी. दत्त जी ने कहा था, याद रखिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस पुस्तक में कहा था, कब कहा था, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और भविष्य में आगे भी आएंगे, गलती मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने 1901 में इस विचार को रखा। और कहाँ रखा? तो 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट के ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे बंबई में। तब इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को पहली बार विधायी पटल पर रखा, अर्थात विधानसभा में इस बात को उठाया कि भारत से धन का निकासी सिद्धांत हो रहा है। तो याद रखना, विधानसभा में पहली बार भाषण के रूप में इन्होंने ही गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में धन के निकासी सिद्धांत को किन किन लोगों ने दिया, तो इन 4 नाम को जरूर याद रखिएगा। दादा भाई नेहरूजी, एम.जी. रानाडे, आर.सी. दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने अपने तरीके से इस सिद्धांत को दिया। लेकिन इसके जनक कौन है? तो दादा भाई नेहरूजी हैं। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है निकासी के 3 मुख्य तंत्र थे। किस प्रकार भारत की समस्त जो संपदा थी ब्रिटेन की ओर प्रवाहित हो रही थी। तो याद रखिएगा, निकासी के जो सिद्धांत है वो 3 तंत्र हैं। उन 3 तंत्रों को समझना जरूरी है, जिसके माध्यम से धन अलग अलग माध्यम से भारत से इंग्लैंड की ओर गया, ठीक है। ब्रिटिश राजकोष है। ये लिखा है कि धन निकासी का सबसे बड़ा मद था, क्या था, कौन सा? पहला था आपका विदेशी पूंजी पर लाभांश। लंदन में इंडिया ऑफिस पर खर्च और कर्मचारियों के वेतन पेंशन पे खर्च होता था। गृह प्रभार उसे कहते हैं, होम चार्जेस। याद रखिएगा, याद रखिएगा, वहां पर लंदन में इंडिया ऑफिस खोला गया था। इंडिया ऑफिस लंदन में है, लेकिन उसका सारा खर्च, कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, सब कुछ भारत से जो पैसा जाता था उसी से दिया जाता था। अर्थात सारा पैसा भारत का लंदन में कर्मचारियों के वेतन पर जाता था। इसके बाद 1833 के बाद भारत में निवेशित ब्रिटिश पूंजी पर दिया जाने वाला भारी ब्याज, तो हमारे यहाँ जो पूंजी कंपनियां निवेश करती थी तो उसका ब्याज भी हमारे जो है किससे, तो हमारे जो है भारत के राजकोष से जाता था। विदेशी बैंकों, जीवन बीमा कंपनियों और नौवहन शिपिंग कंपनियों द्वारा कमाया और निष्कासित किया गया लाभांश भी जो है इसमें शामिल था। इस तरह से अलग अलग माध्यम से उन्होंने धन को लूटा। कारपोरेट मुनाफा हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद यह दोहन और तेज हो गया। कार्ल मार्क्स ने इस पूरी प्रक्रिया को ब्लीडिंग प्रोसेस की उपमा दी थी। तो कार्ल मार्क्स बहुत बड़े विरोधी थे ब्रिटिश नीतियों के, और उन्होंने भारत के बारे में कई जगह पे अच्छे अच्छे विचार भी दिए हैं कि किस तरह ब्रिटिश सरकार भारत का शोषण कर रही है। तो याद रखिएगा, अलग अलग माध्यम से जो है भारत से पैसा जा रहा था। अब थोड़ा इस जो माध्यम मैंने बताया इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, और आसान हो जाएंगी और आपको समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है लंदन इंडिया ऑफिस लिखा है, और ये लिखा है भारत का राजस्व। यहां से पैसा केवल जा रहा है इंग्लैंड की ओर, वापस नहीं आ रहा है, वापस नहीं आ रहा है, केवल जा रहा है। तो जाने का माध्यम अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ खर्च का माध्यम अलग अलग होता है, वैसे धन के जाने का माध्यम अलग अलग। कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश भी भारत के राजकोष से जाता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 लोग भागीदार थे, उनको जो लाभ का पैसा मिलता था वो भी किससे मिलता था? तो याद रखिएगा, आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ही, मतलब ये किससे? भारतीय राजस्व से दिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को। दूसरा, सार्वजनिक ऋण का ब्याज। ब्रिटिश सरकार जो सार्वजनिक ऋण लेती थी तो उसका ब्याज चुकाना होता था, तो वो भी क्या करते थे? भारत के राजस्व से ही चुका देते थे, ठीक है।
सैनिकों तथा असैनिक क्षेत्रों का व्यय और पेंशन। सैनिक तो आपको समझ में आ गया, असैनिक मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, इनका जो व्यय होता था, जो पेंशन दिया जाता था, जो वेतन होता था, ट्रेनिंग पे जो पैसा खर्च होता था, वो सारा पैसा भी भारत के राजस्व से ही जाता था, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड में भंडारित वस्तुओं की खरीद। इंग्लैंड में जो वस्तुएं भंडारित की गई थी, तो वो भी कुछ कोई चीज खरीदते थे, वो भी भारतीय पैसे से खरीदते थे। लंदन में इंडिया ऑफिस का भरण पोषण, जो इंडिया ऑफिस भरण पोषण होता था, इंडिया ऑफिस का पूरा जो खर्च होता था, वो भी भारतीय राजस्व से ही जाता था। अब एक बार मेंस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा पॉइंट टू पॉइंट लिखने में। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोगों का गलत ना होने पाए। अब आप समझ गए होंगे कि पैसा केवल एक तरफ जा रहा है और कैसे जो है अलग अलग माध्यम से भारत के राजस्व से पैसा इंग्लैंड की ओर खर्च में हो रहा है, अलग अलग चीजों में। विस्फोटक वृद्धि क्या है? 1857 के विद्रोह के पूर्व यह व्यय भारत के राजस्व का मात्र 10 से 13% था, जो 1920-21 बढ़ करके 40% हो गया। 1857 तक केवल 10 से 13% पैसा इंग्लैंड की ओर जाता था, लेकिन ये बढ़ करके 20-21 में 40% हो गया, जो अपने आप पे लगभग आधा हो गया। अब आप समझो कि भारत का पैसा अगर एक ही तरफ जाएगा, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो कितना बड़ा नुकसान होगा देश का, देश के लोगों का। इस चीज को हमें जानना है। आगे लिखा है ऋण का कुचक्र। भारत का ही धन भारत के खिलाफ विदेशी ऋण बनकर लौटता था, मतलब हमारा ही पैसा और फिर हम ही को जब मिलता था तो उसे विदेशी ऋण कह देते थे। कैसे? ये एक चक्र है, कैसे ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश पूंजी में परिवर्तन होता था, यही धन ब्रिटेन में पूंजी संचय का निर्माण करता था और ब्रिटिश निवेशकों के हाथों में जाता था। जो भारत से पैसा जाता था वो ब्रिटिश पूंजी का एक हिस्सा हो जाता था, और जो वहां के पूंजीपति होते थे उनको ये पैसा उनके दिया जाता था कि आप लोग व्यापार करो। फिर क्या होता था? भारत का राजस्व और संसाधन बिना प्रतिफल के ब्रिटेन भेज देते थे, पैसा चला गया। फिर क्या हुआ? वही पैसा बाद में विदेशी ऋण के रूप में वापस हुआ। वही धन रेलवे और बुनियादी ढांचे के नाम पर विदेशी निवेश के रूप में भारत लौटता था। तो जो हमारा पैसा था, हम ही को एक अलग माध्यम से, एक तरह से बेवकूफ बना करके, और हम ही को विदेशी ऋण के रूप में देते थे और फिर हमें उसका पैसा चुकाना पड़ता था। अब आप समझो कि कितनी बड़ी प्लानिंग है, कितने तरीके, मतलब बड़ी प्लानिंग करके भारत को लूटने का प्रयास ब्रिटिश सरकार ने किया था। इस चीज को हमें जानना जरूरी है। तो भारी ब्याज जो होता था, इंटरेस्ट, वो सब जो है हमारे ही पैसे से जाता था। भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आ जाता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज देना पड़ता है। यह एक कुचक्र सा बन गया था, यह लगातार चलता रहा। अब ऐसी स्थिति में जो एक बार ऋण ले लिया तो भारत में वो चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाया। बात समझ में आया? इसीलिए भारत धीरे धीरे गरीब होता चला गया और इंग्लैंड अमीर होता चला गया। जिस देश के पास कुछ नहीं था, कोई संसाधन नहीं हो, और वो पूरे दुनिया पे राज करे, और कहा जाए कि उस देश का कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। कैसे अस्त नहीं हुआ? इसका मतलब है कि उसने जो अपनी नीतियों के माध्यम से उपनिवेश स्थापित किए विश्व के अलग अलग देशों में, तो उनके लूटने, उनके जो है शोषण की जो अलग अलग नीतियां थी, जिनके माध्यम से अलग अलग उपनिवेश गरीब होते चले गए, उस सारा काम यही है। और बाद में यही याद रखिएगा, यही सारे कारण बाद में याद रखिएगा आजादी में काम आए और लोग इससे प्रभावित होकर के और जुड़े और स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आंकड़ों के थोड़ा आईने को देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों द्वारा धन निकासी का जो ऐतिहासिक अनुमान लगाया गया। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में जो पैसा गया इंग्लैंड की ओर, कितना गया, अनुमान लगाया है। पहला आपका है जॉर्ज विनगेट ने 1834 से 51 के बीच में बताया कि 42,21,611 पाउंड प्रतिवर्ष पैसा जा रहा था। ये प्रतिवर्ष जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है। विलियम डिग्बी ने बताया 1757 से 1815 के बीच में बताया कि लगभग 10 करोड़ पाउंड कुल पैसा जो है इंग्लैंड गया इस टाइम पीरियड में। दादा भाई नौरोजी ने बताया प्रारंभ से 1865-66 तक, जो बताया प्रारंभ से जब तक ब्रिटिश सरकार
प्लासी युद्ध से शुरुआत किया था या जब व्यापार शुरू किया था तो 150 करोड़ पाउंड कुल पैसा भारत से गया। आरसी दत्त ने बताया कि 1883 और 1892 के बीच बताया कि जो आपका क्या कहते हैं 359 करोड़ रुपए कुल गया, याद रखिएगा। तो आरसी दत्त का जो है 1901 का जो अनुमान था 2 करोड़ 20 लाख पाउंड प्रतिवर्ष का था, जिसके आधार पर सारा पैसा कहाँ गया, इंग्लैंड गया। तो किन विद्वानों ने बताया है अपने अपने हिसाब से कि कितना पैसा इंग्लैंड की ओर गया, तो अपने आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा है, जो किसी देश की जीडीपी नहीं होती है उतना पैसा प्रतिवर्ष कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था, तो BKRB राव ने किया था। उनके अनुसार 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए थी, जबकि नेरोजी के अनुसार ये 20 रुपए थी 1867 और 68 में। दादाभाई नौरोजी ने 20 रुपया बताया था। उसी को 1931 और 32 में याद रखिएगा 62 रुपया किसने बताया था, BKRB राव ने, जो वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय को निकाला था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। सरकारी आंकड़ों में दी गई राशि से भी अधिक धन अंग्रेज भारत से ले जाने में सफल रहे। एक अन्य अनुमान है कि 1860 से 1900 के बीच में 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से भारत से गया। ये पैसा केवल भारत से जो गया, अब आप समझो इतना पैसा अगर भारत से जाएगा तो भारत गरीब होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो जो सोने की चिड़िया थी भारत जिसे कहते थे, वो क्या हो गया, एक गरीबी की ओर बढ़ता चला गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन पुस्तकों ने जिन्होंने साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था को चुनौती दी थी, तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरोध में लिखी गई हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है आपका दादाभाई नौरोजी। तो दादाभाई नौरोजी कौन कौन सी पुस्तक है, इस तरह डायग्राम के माध्यम से अगर बताया जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखा था। इसमें धन निष्कासन सिद्धांत की जो है विशद व्याख्या की गई है। तो लेख भी याद रखिएगा, इंग्लैंड डेट टू इंडिया में, जिसमें प्रस्तुत किया था धन का बहिर्गमन सिद्धांत, किसने, दादाभाई नौरोजी ने। लेकिन पूछा जाए कि किस पुस्तक में धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या की थी दादाभाई नौरोजी ने, तो 1901 में लिखी गई पुस्तक नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी पुस्तक का नाम है आपका पॉवर्टी ऑफ इंडिया, भारत की गरीबी। कब लिखा था इन्होंने, 1876 में। द वन एंड आपका मीन्स ऑफ इंडिया 1876 में लिखी गई थी। वन द जो आपका कॉमर्स ऑफ इंडिया जो है, ये जो है 1971 में लिखी गई थी। ये सब में जो है दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत और ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया है। आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने भी किताब जब लिखा तो इन्होंने पहली किताब लिखी थी जो आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में लिखा था। ये भी 1901 में लिखा गया, याद रखिएगा। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक है, ये मैंने आपको बताया था कि आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक आरसी दत्त की 1901 में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने व्याख्या किया था किसका, धन के बहिर्गमन सिद्धांत का। ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन ऑन आपका फेमिनिन एंड लैंड जो है असेसमेंट 1900 में लिखा था। इस पुस्तक के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने को खंडन प्रकाशित करना पड़ा और सुधारवादी कदम उठाने पड़े। जब ये किताब लिखा तो ब्रिटिश सरकार को जवाब देना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, जो इसमें लिखा है गलत है जो है, और खंडन करना पड़ा। तो बहुत दबाव था इस किताब को लेकर के जो आरसी दत्त ने लिखा था। तो आरसी दत्त, याद रखिएगा, इनको बहुत पकड़ थी भारत की इकोनॉमिक पर, इसीलिए इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है। संस्थागत जागरण कहा जाए तो 1895 में गठित बेलवी आयोग के समक्ष दादाभाई नौरोजी ने धन संपत्ति के विदोहन को लेकर साक्ष्य प्रस्तुत किया था। अब आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दादाभाई नौरोजी ने धन के जो निष्कासन सिद्धांत है किस समिति के सामने साक्ष्य दिया था, याद रखना आपका वेलबी समिति है, इसको याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि किस समिति के सामने उन्होंने बात कही थी, क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आरसी दत्त का बहता हुआ घाव, मैंने बताया था कि आरसी दत्त ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को बहता हुआ घाव कहा था। मैंने अभी बताया आपको कि कट अगर जाता है कहीं तो खून एक ही तरफ बहता है, तो धन एक ही तरफ जा रहा था, तो इसको उन्होंने जो उपमा दिया था, जो संज्ञा दी, बहता हुआ घाव की संज्ञा दी किसने, आरसी दत्त ने। और आर्थिक इतिहास का दस्तावेजीकरण उन्होंने किया था। दत्त ने धन के निष्कासन को एक बहते हुए घाव, याद रखिएगा, की तरह बताया।
इन्होंने इसके दुष्परिणामों को नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई लूट मार से भी अधिक घातक बताया। नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और पूरे दिल्ली को लूटा था, यहाँ से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेके चला गया था। तो कहा कि ये उससे बड़ी लूट थी। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण, नादिर शाह से बड़ी लूट बताया किसने? आरसी दत्त ने। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आरसी दत्त की यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मैंने सोचा अगर आपको एक साथ दे दूंगा, खुदा न खास्ता अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। जैसे द हिस्ट्री ऑफ आपका सिविलाइजेशन इन एसेंस, जो आपका एसेंट इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैंने बता दिया था, दी महाभारत एंड दी रामायण, ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है, किताब महत्वपूर्ण है। 3 इयर्स इन इंग्लैंड, आपका इंडियंस इन दी आपका विक्टोरियन एज, ग्रेट एम्पिक्स ऑफ द आपका एशियंट इंडिया, और आपका लेक ऑफ पाल्स। याद रखना ये तमाम किताबें लिखा है किसने? आपका दादा लिखा है। इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। जनसंचार और राजनीति क्या है? सिद्धांत का राष्ट्रीय मुख्यधारा से में प्रवेश कैसे हुआ? याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका एक जो है समाचार पत्र था। इसने 15 अगस्त 1881 को अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वह यह नहीं जानते कि इस शल्य क्रिया सर्जरी के परिणाम स्वरूप उनका रोगी आपका सोचने दशा में पहुंच गया है। ते कटाक्ष किया था धन के बहिर्गमन सिद्धांत को लेकर किसने? अमृत बाजार पत्रिका ने। भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मराठा एक समाचार पत्र था, याद है ना, उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अंग्रेजों द्वारा धन निष्कासन का मुखर विरोध करने वाला प्रमुख समाचार पत्र, याद रखिएगा, तो मराठा ने समाचार पत्र जो बाल गंगाधर तिलक का है, इसमें धन के बहिर्गमन सिद्धांत की जो है जम के विरोध किया गया, ये भी याद रखिएगा। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से नेरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को अपने किस अधिवेशन में स्वीकृति दी थी? याद रखिएगा, तो कौन सा है? याद रखिएगा, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है। यह भी याद रखना, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में धन के बहिर्गमन सिद्धांत के दादा भाई नौरोजी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया है। ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। विरोधी दृष्टिकोण क्या है? साम्राज्यवादी तर्क क्या है कि जॉन आपका स्ट्रेची का दावा था कि यह धन उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय की कीमत थी। याद है ना, जॉन स्ट्रेची ने कहा था कि जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत आप लोग दे रहे हो, जो पैसा इंग्लैंड गया है वो ऐसे नहीं गया है। क्यों गया है? क्योंकि मैंने आपको उत्तम प्रशासन दिया है और अच्छा न्याय दिया है, तो उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी ना। ये उन्होंने बचाव किया। भारतीय संशयवादी जो थे सर सैयद अहमद खान इस सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मुस्लिम समाज का विकास ब्रिटिश सत्ता के बने रहने में ही संभव है। तो मुस्लिम समाज को हमेशा ये प्रेरित करते थे, कौन? सर सैयद अहमद खान प्रेरित करते थे कि आप ब्रिटिश नीतियों का समर्थन करिए, आप अंग्रेजी शिक्षा को अपनाइए, आप जो है आधुनिकता को अपनाइए और हमेशा हिंदुओं से और आपका जो है कांग्रेस से दूर रहिए और ब्रिटिश सरकार के हितैषी बने रहिए। ये इनके विचार थे। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो भारत में रहते थे लेकिन भारत का विरोध करने के पीछे नहीं हटते थे, वो अंग्रेजों का समर्थन हमेशा करते थे। ठीक है, तो उसमें सर सैयद अहमद खान भी एक शख्स थे। एक नीति दो परिणाम, भारत की भुखमरी से ब्रिटेन का औद्योगिकरण। एक तरफ याद रखिएगा, भारत में पतन हो रहा है कृषि का और उद्योग का, और इंग्लैंड में जो है आपका औद्योगिकरण चल रहा है। तो उसी चीज को लिखा है, एक नीति है, एक नीति के दो परिणाम है। तो ब्रिटिश आर्थिक नीति के दो परिणाम है, एक भारत का पतन हो रहा है और एक ब्रिटेन का उत्थान हो रहा है। कैसे? तो लिखा है कि जब पूंजी संचय का अभाव, देश में पूंजी एकत्रित नहीं हो सकी और औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया हमारे देश में। दुर्भिक्ष और गरीबी, मतलब कि क्या हुआ, खाने को चीजें नहीं थी और गरीबी जा रही थी। 19वीं और 20वीं सदी में अनेक अकाल पड़े, अनाज होने के बावजूद खरीदने की क्रय शक्ति समाप्त हो गई क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था। नैतिक निकास क्या था?
नेरोजी के अनुसार उत्तरदायित्व के पदों पर भारतीयों को नियुक्त ना करना, ये भी एक बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से जो भारतीय भारत की दुर्दशा को देख करके उसके लिए व्यवस्था कर सकते थे, तो उनको नियुक्त ही नहीं किया गया, अंग्रेज को ही नियुक्त किया गया, जिससे भारत के बारे में और गरीबी के बारे में ना सोच सके। इंग्लैंड का उत्थान कैसे हो रहा है? पूंजीवादी विकास। भारतीय मालगुजारी के बल पर इंग्लैंड का एक पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में उभरा। जो पैसा इंग्लैंड से भारत से इंग्लैंड गया, तो वहां तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों का उदय हो गया, बड़े बड़े पूंजीपति बन गए, औद्योगिक क्रांति का वित्तपोषण हुआ और भारतीय धन से ही इंग्लैंड में औद्योगिक विकास बढ़ता गया, औद्योगिक विकास होता गया। तो भारत के पैसे से, भारत के कच्चे माल का उपयोग करके ही इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति आई, इंग्लैंड में उद्योग फला फूला। ठीक है, याद रखिएगा, एक थे आपका अंग्रेज अधिकारी थे सर टी होप ने 1879 में माना कि अत्यधिक मालगुजारी ही भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण है। जो स्वीकार किया था किसने? तो सर टी होप ने स्वीकार किया था कि हमारी व्यवस्था कहीं न कहीं किसानों का और भारत का जो ऋणग्रस्तता की ओर ले जा रही है। तो स्वीकार सब करते थे, बस वही है कि स्वीकार करने पर सजा मिलती थी ब्रिटिश सरकार की ओर से, इसीलिए कोई बोलने को तैयार नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या है? आर्थिक विश्लेषण से स्वराज की राजनीतिक मांग तक। दादा भाई नौरोजी ने 1905 में पहली बार सुशासन स्वराज की मांग की थी। धन के निष्कासन सिद्धांत केवल एक आर्थिक रोना नहीं था, यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के न्यायपूर्ण और कल्याणकारी होने के मिथक को तोड़ने वाला सबसे शक्तिशाली वैचारिक हथियार था। भारत का राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम असल में इस आर्थिक दासता को समाप्त करने की एक चरम परिणति थी। जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था, इसी जो शोषणकारी नीतियों को हटाने के लिए चलाया गया था, जिसमें सबसे बड़ा रोल यही था कि हमें इस जो है शोषणकारी नीति, दासता की जो नीति हम भोग रहे हैं, ये हम ना भोगने पाए। याद रखिएगा, इसीलिए जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन में धन के निष्कासन सिद्धांत ने बड़ी भूमिका निभाई। इसी को ध्यान में रखते हुए 1905 में सुशासन स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहीं से कहीं न कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में और राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में धन के निष्कासन सिद्धांत ने बड़ी भूमिका निभाई, भारतीयों को एकत्र होने में बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, तो आज के चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है कि बी औद्योगिकरण क्या होता है, कैसे हमारे उद्योगों का पतन हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कैसे आई, हमने कृषि का वाणिज्यीकरण को मैंने बता दिया कि कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हुआ है, कैसे जो है भारतीय फसलें नष्ट हो गई, भारतीय किसान मजदूर बन गए, मैंने आपको पूरा बता दिया। और धन के निष्कासन सिद्धांत को भी मैंने इसमें बता दिया है। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ये पूरा जो आपका PDF है, ये हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट में मैंने शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हम थोड़ा से और आगे देखेंगे। जो नीति कब शुरू हुई थी मैंने भी बताया है, 1757 के प्लासी युद्ध से 1947 तक जो नीति चली थी, जो अलग अलग नीतियां थी मैंने बताया था, जैसे आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, वित्तीय पूंजीवाद का चरण, ये उसी का आगे जो है प्रतिफल है कि और आगे क्या क्या नीतियां लाई गई थी, हम उनके बारे में बात करेंगे। आपने जमींदारी व्यवस्था इन सबको पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, या एक याद रखना ब्लीडिंग प्रोसेस, आपका रक्त स्वाद प्रक्रिया है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था जब हमारे यहाँ बी औद्योगिकरण चल रहा है। अब आप समझो कि एक तरफ इंग्लैंड में ये आर्थिक नीति का प्रभाव क्या हुआ हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ दो तरफा प्रभाव पड़ा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का। पहला प्रभाव ये पड़ा कि बी औद्योगिकरण हमारे यहाँ शुरू हो गया। जिस समय, याद रखिएगा, जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही है, उस समय हमारे यहाँ उद्योगों का विनाश हो रहा है। तो जब उद्योगों का जो विनाश हो रहा है, उसके जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है बी औद्योगिकरण कहते हैं। याद रखना, इसमें हुआ क्या, तो भारतीय हस्तशिल्प और विश्व स्तरीय सूती वस्त्र उद्योग क्या हो गया, इसका सुनियोजित तरीके से विनाश हो गया। तो भारत में बी औद्योगिकरण की जो शुरुआत होती है वो 1800 से शुरू हुई और 1850 तक चलती रही। और इसमें क्या हुआ कि भारत के जितना भी कुटीर उद्योग,
और लघु उद्योग, ये सब आपका नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि बने बनाए कपड़े मशीन से आ रहे थे जो सस्ते होते थे, और यहाँ हस्तशिल्प उद्योग के तहत जो काम बनते होते थे, जो हमारे यहाँ हाथों से बनाए गए सामान बनते तो महंगे होते थे, तो लोगों ने सस्ते सामान की ओर लेना शुरू कर दिया, जिससे हमारे यहाँ क्या हो गया, कच्चे जो ये क्या कहते हैं हस्तशिल्प विनाश हो गया, हमारा कुटीर उद्योग विनाश हो गया। दूसरा, जो कच्चा माल हमारे कुटीर उद्योगों को, हमारे हस्तशिल्प उद्योगों को मिलना चाहिए था, वो सारा कहाँ चला जा रहा है? इंग्लैंड चला जा रहा है। इसकी वजह से हमारे यहाँ विऔद्योगिकरण शुरू हुआ। ये काल कब से कब है याद रखिएगा, 1800 से लेकर 1850 के काल को हमारे देश में विऔद्योगिकरण कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ के जो किसान होते थे, एक तरफ हमारे यहाँ उद्योगों का विनाश हुआ और दूसरा हमारे यहाँ की कृषि भी विनाश हो गया, कृषि भी नष्ट हो गया। अब यहाँ के या ये भी नष्ट हुआ और इसी काल में कृषि नष्ट हो गया, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, अर्थात कृषि की नगदी फसलों की शुरुआत हमारे यहाँ हो गई। नगदी फसलें कौन कौन सी? तो चाय की खेती हमारे यहाँ शुरू हुई, हमारे यहाँ कॉफी की खेती शुरुआत हो गई, हमारे यहाँ नील की खेती की शुरुआत हो गई, हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो रबड़ की खेती की शुरुआत हो गई अलग अलग क्षेत्रों में। तो जहाँ जो जलवायु थी कृषि के लिए, हमारे यहाँ वाणिज्यिक खेती की शुरुआत हो गई। नगदी फसल उसे कहा जाता है जिसको पैसा के लिए, कैश क्रॉप फसलें होती है, जिससे पैसा मिलता हो, उसको हम क्या कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। और उसको केवल पैसे के लिए ही उसकी पैदावार की जाती है। जैसे आपका चाय कॉफी ये सब हो गया, ये सब हमारे यहाँ नहीं होती थी। हमारे यहाँ के जो किसान थे वो परंपरागत गेहूं पैदा करते थे, परंपरागत चावल पैदा करते थे या अन्य फसलों को पैदा करते थे। तो हमारे यहाँ के किसान बैल और आपका जो है हल से खेती करते थे। पैदावार तो कम होती थी क्योंकि कृषि में यांत्रिकरण तो हुआ नहीं था। हमारे यहाँ उतनी उर्वरक खादें नहीं होती थी, गोबर की खाद को डाल करके अपनी आजीविका को चलाने के लिए ही कृषि करते थे। हमारे यहाँ कृषि का बहुत ज्यादा व्यापक पैमाने पर वो हमारे देश में उस समय नहीं होती थी। अंग्रेज जब आए तो जब हमारे यहाँ वाणिज्यिक खेती की शुरुआत किया तो हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन क्या हो गया? कम हो गया। दूसरा, जिस खेत में चावल और गेहूं पैदा किया जाना है वहां चाय और नील लगाया जाएगा, तो कृषि क्षेत्र में क्या आ गई? कमी आ गई। अब हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र क्या हो गए? कम हो गए। तो जो हमारे यहाँ के किसान थे, याद रखिएगा, और जो उद्योगों के मजदूर थे, अब मजदूर बेरोजगार हो गए और किसान हमारे देश में क्या हो गए? किसानी जो है वो किसान से मजदूर बन गए। कैसे बन गए? एक तरफ आप कृषि फसलों को खत्म कर रहे हैं और व्यापारिक फसलों को आ रहे हैं, समझौता कर रहे हैं किसानों से, उसकी वजह से किसान ऋणी हो जा रहा है। दूसरा, किसानों से कर लिया जाना है, लेकिन कर जमा कभी करना है, भूरा जिम्मेदार आएगा, किसान आपको जमा करना है, क्योंकि जमींदार के ऊपर प्रेशर है, सूर्यास्त का नियम लागू है, तो वो तो अपने समय पे तो आके लेगा। लेकिन हमारे यहाँ की जो किसान के पास पैसा कब आता है? जब वो फसलों की बिक्री करते तब उनके पास पैसा आता है। डेली पैसा नहीं आता, वो सरकारी नौकरी की तरह हर महीने वेतन उनको मिलता है। लेकिन भू राजस्व हमेशा जमा करना है। तो किसानों को याद रखना, कर जमा करने के लिए ब्याज लेना होता था, अर्थात ऋण लेना होता था। तो जो ऋण मिलता था वो ब्याज पे मिलता था और देता कौन था? महाजन। महाजन जो है उसको देता था और एक तरफ जमींदार कर को लेगा। अब देखो कैसे दोनों मिल करके किसान को फंसाते थे। अब जमींदार कैसे फंसाते थे भारतीय किसानों को, ध्यान से देखिएगा। जमींदार प्रेशर डालते थे किसानों के ऊपर कि हमें तय समय पे लाकर आप कर दीजिए, हमें पैसा जमा करना है। दूसरी तरफ महाजन के पास जब किसान जाता था तो महाजन क्या करते थे? सफेद कागज पर उसे अंगूठा लगवा लेते थे और उसको पैसा दे देते थे। और जब वो पैसा ले जाकर के जमा कर देता था तो एक तरह से वो ऋणी हो गया, किसका? महाजन का। और सादे कागज पे जिस पे अंगूठा लगाया गया है वो उस पे वो अपने हिसाब से लिख देते थे, बढ़ा चढ़ा के। अब ऐसे चक्कर में ब्याज लगातार बढ़ता जाता था, तो मूलधन तो देने की दूर बात है, ब्याज भी किसान नहीं दे पाते थे। अब ऐसी स्थिति में अब और बीच बीच में कभी कभी अकाल भी पड़ता था। अकाल पड़ने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से किसान खुद जो है फसल पैदावार नहीं कर पाता था। उस समय उतनी अच्छी फसल तो होती नहीं थी, खाने भर की फसल होती थी, उसमें टैक्स भी देना है। ऐसी स्थिति में
अब वो हमेशा महाजन के ऋण के तरह किसान दब गया। किसान महाजन क्या करता था, जिस सादे कागज पर वो अंगूठा लगवाया है उस पर यह भी लिख देता था वो अपने हिसाब से कि अगर इस तारीख तक, इस दिन तक अगर मैं ब्याज नहीं दे पाया, हम मूलधन नहीं दे पाया, तो हमारी जमीन महाजन की हो जाएगी। तो वो जमीन किसकी चली गई? महाजन के पास। अब सारा खेत किसके पास चला गया? महाजन के पास। अब महाजन खेत का मालिक हो गया और जो किसान खेत का मालिक था वो अब किसान क्या होगा? महाजन के खेत में मजदूरी करेगा। अब किसान क्या बन गया? मजदूर बन गया। तो किसानों का शोषण बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया, जो हमारे लिए, कि हमारे देश के लिए बड़ा ही नुकसानदायक हुआ। उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है कि बिहार में किसी किसी के पास, उत्तर प्रदेश में किसी किसी के पास, बंगाल में किसी किसी के पास अधिकतम जमीन है तो किसी के पास 0 जमीन है। तो ये इसी का परिणाम है, किसानों जो शोषण हुआ था। ठीक है, तो आजीविका कृषि को नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश कारखानों के लिए नगदी फसलों का उत्पादन हो गया। अब चाय की खेती भारत में होगी, लेकिन चाय की खेती भारत में होगी, लेकिन जो चाय की पत्ती यहां से जाएगी वहां से मॉडिफाई होकर पैकेट में जब आएगी तो भारत में उसी चाय को बेचा जाएगा। तो हमारे देश के लोग, चाय देखा होगा कि सबके यहाँ चाय बनती है। अब एक आध दो लोग मुंह बना के कह सकते हैं कि सर हमारे यहाँ तो चाय नहीं पीते हैं, एक आध दो लोग हम कम चाय पीते हैं, लेकिन पीते हो ना, तो कहाँ से पीते हो? ये कौन आदत डला दिया? कॉफी की आदत कौन डलाया? इससे पहले तो कॉफी चाय नहीं थी। अगर चाय कॉफी होती तो कालिदास जैसे जो हमारे यहाँ नाटककार थे, उन्होंने गन्ने का जब के बारे में लिखा है, भारतीय फसलों के बारे में, तो चाय कॉफी के बारे में भी लिखा होता। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे चाय और कॉफी फसल थी ही नहीं। आज स्थिति यह है कि भारत के हर घर में चाय बनती है। कोई रिश्तेदार आता है, चाय जरूर बनती है। हम दिन भर में 4-5 बार चाय पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आदत लग गई। तो चाय की आदत डलाया किसने? कि अंग्रेजों ने। क्यों डलाया? क्योंकि उनको चाय को भारत में ही बेचना था। असम में चाय बागान लगा दिया गया, बंगाल में चाय के बागान लगाए गए और वहीं पर कारखाना लगा दिया गया, वहीं पर कंपनी खोल दी गई। अब खेत से चाय तोड़ के लाते थे, कंपनी में मॉडिफाई करते थे और यहीं भारत के मार्केट में बेचते थे। भारत के लोगों को चाय अच्छी लगी तो लगा कि नहीं, बहुत अच्छा कुछ आया है। उस यही चाय धीरे धीरे हमारे देश में एक कल्चर बन गया। आज कोई रिश्तेदार आता है, अंग्रेज भूल गए चाय बेचना, चाय पीना, लेकिन हमारे देश के लोग चाय बराबर पीते हैं और छोटे गिलास चाय पीते हैं। छोटा गिलास जो चाय होता है ना, उसमें भर भर के चाय को पीते हैं हमारे देश में। तो ये सब उनकी देन है जिसको हम अपना लिए। बी औद्योगिकरण जो शुरू हुआ 1800 से 1850 तक जो चला, एक तरफ औद्योगिक क्रांति चल रही है इंग्लैंड में, एक ही समय में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही है, आप देख सकते हैं। तो भारत को ब्रिटिश कारखानों के लिए केवल कच्चा माल, कपास, नील, जूट निर्यातक बनाया गया। और वही समय भारत में भी औद्योगिक क्रांति चल रही है, भारत में उद्योगों का विनाश हो रहा है। तो 1900 से लेकर के 1950 तक आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट तरीके से ग्राफ बताया गया है। एक तरफ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही है तेजी से और हमारे यहाँ उद्योगों का विनाश हो रहा है। देखो, औद्योगिक क्रांति सीधे जा रही है, औद्योगों का विनाश देखो होता जा रहा है, तेजी से हो रहा है। तो भारतीय परंपरागत उद्योग क्या हो गया? हस्तशिल्प का विनाश हो गया। क्यों विनाश हुआ? देशी रियासतों के पतन में भारी कारीगरों, विशेषकर ढाका के मलमल उद्योग का संरक्षण समाप्त हो गया। हमारे यहाँ की जो है देशी रियासतों ने भी इसमें काम छोड़ दिया। मशीन निर्मित सस्ते और आकर्षक ब्रिटिश कपड़ों ने भारतीय बाजारों को बांट दिया, जिससे असमान प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई। अब हमारे यहाँ कच्चे माल की भी कमी हो गई। अब कच्चे माल कमी हो गई, बाजार की कमी हो गई, सामान महंगा है, महंगा सामान है। ऐसी तमाम समस्याएं थी जिनकी वजह से हमारा जो है देश क्या है, बी औद्योगिक क्रांति की ओर गया और इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की ओर गया, क्योंकि उसको कच्चा माल मिलता रहा, उसको भारत जैसे उपनिवेश बाजार मिलते रहे। तो इसलिए जो है उसका जो है संरक्षण तेजी से हुआ। आगे बढ़ते हैं। विनाश का तंत्र, विभेदीकारी नीतियां और टैरिफ क्या है? एक तरफा मुक्त व्यापार नीति लागू की गई। लिखा है कि ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं भारत में बिना किसी शुल्क के, याद रखिए जब कोई चीज निर्यात आयात होता है तो उसका टैक्स लगता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? मुक्त व्यापार शुरू किया कि कोई टैक्स नहीं देना है, आप बस इंग्लैंड से बना बनाया सामान भारत के मार्केट में लाके बांट दो, खूब भर दो, कोई टैक्स नहीं देना है।
तो भारत बिना किसी शुल्क के जीरो टैरिफ के प्रवेश होने लगा भारत के इंग्लैंड के सामानों का। और लॉर्ड लिटन द्वारा सूती कपड़ों पर आयात कर घटाने से ब्रिटिश उद्योगों को अनुचित लाभ मिलने लगा। अब बिना टैक्स के भारत में सामान तेजी से आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय हस्तशिल्प जो हाथ से बने सामान बहुत होते थे, ब्रिटेन में प्रवेश पर अत्यधिक उच्च कर। अब भारत से जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में नहीं आई थी तो भारत का ही हस्तशिल्प उद्योग के सामान बन के इंग्लैंड जाते थे। तो जब इंग्लैंड से सामान आ रहा है तब तो टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन जब भारत का सामान इंग्लैंड जाता था तो उसको भारी टैरिफ, भारी अत्यधिक आयात कर देना पड़ता था। भारतीय कारीगरों को निर्देशित कम मूल्यों पर अपनी वस्तुएं कंपनी को बेचने के लिए बाध्य किया गया। अब कंपनी एक काम और करने लगी, कम दाम पर भारतीयों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प के सामान को खरीद लेते थे, उसको पैकेट में करके और फिर भारत के लोगों को ही बेचते थे। उससे भी जो है इनको नुकसान हुआ। तो हर तरीके से भारत को नुकसान हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी औद्योगिकरण की मानवीय कीमत क्या हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस समय जब गवर्नर जनरल थे भारत के, तो उन्होंने एक लाइन क्या बोला था, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं, सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक क्षति और कारीगरों को जो है भुखमरी का प्रमाण है ये। क्या हमारे यहाँ के ये कहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कि हमारी व्यवस्था इतनी है, कुछ ऐसी है जिसकी वजह से भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं, अर्थात वो भूख के मारे मर गए। तो जो हमारे यहाँ उद्योगों में काम करते थे, जो हमारे यहाँ बुनकरों के यहाँ कपड़ा बुनने में काम करते थे, वो सब बेरोजगार हो गए। तो जब बेरोजगार हो गए तो चोरी करेंगे, लूटपाट करते थे और यही सब काम करते थे। तो जो लोग काम में लगे थे अब बेरोजगार हो गए, तो हमारे देश का विनाश होता चला गया। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था इस व्यवस्था को कि एक अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय चरखे को तोड़ दिया। चरखा टूट गया क्योंकि हमारा कपड़ा बनेगा नहीं, टूट गया चरखा। देखो चरखा टूटते हुए दिखाया भी गया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया और फिर भारत में सूती माल की बाढ़ ला दी। तो जो हमारा सामान इंग्लैंड जाता था, यूरोप के बाजारों में बिकता था कपड़ा, उसको पहले वहां से बाहर किया गया, वहां की मंडियों से। अब वहां भी सस्ते कपड़े बिक रहे हैं, भारत के कपड़े को महंगा बता करके लोग लेते नहीं थे। और फिर भारत में सूती कपड़े को भर दिया गया मशीन द्वारा बनाए कपड़े को, तो भारतीय चरखे को तोड़ दिया। तो कार्ल मार्क्स ने जो ये कथन कहा है इसको याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो ये कथन कहा है इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। महापलायन अर्थव्यवस्था का ग्रामीणकरण हो गया। अब देखो अर्थव्यवस्था का ग्रामीणकरण कैसे हुआ। पहला, हमारे यहाँ उद्योगों का विनाश हुआ। तो लंकाशायर और आपका मैनचेस्टर के कपड़ों के कारण भारत में भारी बेरोजगारी हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो कपड़ा बुनकर बनाते थे वो तो बना ही नहीं रहे ना, क्योंकि अब तो कपड़ा कहाँ से आ रहा है, मैनचेस्टर से आ रहा है। अब वहां का कपड़ा अगर आएगा और हमारे बाजारों में बिकेगा तो हमारे यहाँ के बुनकर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, तो उद्योगों का विनाश हो गया। फिर क्या हुआ, शहरों से पलायन हो गया। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन के कारण कारीगरों का गांव की ओर मजबूरन चलने लगे। अब शहरों में क्या हुआ, सारे कुटीर उद्योग लगभग शहरों के लगे थे, कस्बों में लगाए गए थे। अब वहां जब उद्योग का नष्ट हो गया तो लोग शहरों से कहां चलने लगे, गांव की ओर आने लगे। अब शहर ये आपका औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र है जहां पर उद्योग चल सकता है। अब लोग गांव की ओर प्लान करने लगे। अब जब गांव की ओर आएंगे तो गांव में हवा तो खा के रहेंगे नहीं, हवा पी के रहेंगे नहीं, तो खाना भी तो खाएंगे। तो बोझ किस पे पड़ा, कृषि पे पड़ा। तो 19वीं शताब्दी में बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगार कारीगरों के कारण भूमि पर अत्यधिक बोझ पड़ने लगा। पैदावार तो उतनी ही होगी, चाहे 10 लोग काम करो, चाहे 50 लोग, चाहे 2 लोग काम करो, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, भारत औद्योगिक राष्ट्र से गिर करके एक कृषि आधारित उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गया। तो ये परिणाम किसका था, ब्रिटिश का, जिन्हें जो है भारत को एक तरह से व्यवस्थित तरीके से कैसे पतन की ओर बढ़ा दिया। और बाद में जब 1857 का विद्रोह होता है तो ये जितने लोग नाखुश हैं, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के इसीलिए हिस्सा लिया था क्योंकि सब ब्रिटिश सरकार की नीतियों से प्रभावित थे, उनसे गुस्से में थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चरण 2 आपका क्या है, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, जो मैंने शुरू बताया था। तो कृषि का जब वाणिज्यीकरण हुआ
तो 1813 से पहले क्या था, आजीविका कृषि होती थी। स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि से हो जाती थी। प्रमुख फसलें खाद्यान्न फसलें बोते थे। जब हमारे यहाँ वाणिज्यिकरण नहीं शुरू हुआ था, किसानों का निजी उपभोग और स्थानीय आत्मनिर्भरता थी। हमारे गांव के लोग आत्मनिर्भर थे। हमारे गांव, अगर हम एक बात करते हैं तो हमारे गांव की व्यवस्था कितनी अच्छी थी, तो आप समझिएगा। हमारे गांव में देखा होगा, आप सबके गांव में हर तरह के लोगों को बसाया जाता था। एक बढ़ई होगा जो गांव के सब के, अगर कोई लकड़ी का काम खराब हो गया, खटिया चारपाई टूट गई, दरवाजा खराब हो गया, तो आके बना देता था, अनाज ले देता था। कारीगर होते थे जो गांव के, जो हल और बैल, हल से खेती होती थी, हल टूट गया तो आगे बढ़ई बना देगा। हमारे यहाँ जो लोहे का काम होता था, हसिया से, खुरपा से, सबसे काम जो होता है खेतों में, तो उसको देखा होगा जो है उस पर धार लगाने के लिए जो है अलग व्यवस्था होती थी, और जो है लोहार क्या करता था, उस पर धार लगाता था, वो भी गांव में था, उसको भी रोजगार मिला हुआ था। हमारे गांव जो थे वो आत्मनिर्भर थे। दूसरी तरफ ग्वाला कोई था, दूध का काम करता था, पूरे गांव के लोगों को दूध की व्यवस्था हो जाती थी। उसी तरह से गांव में कोई वैद्य हो गया तो सबको दवा देता था, और सब जो है उसी के पास जाते थे। तो हमारा गांव आत्मनिर्भर था 1813 से पहले। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी। और जब औद्योगिक क्रांति आई तो पता चला कि कुछ कृषि की ऐसी चीजें हैं जिसको उद्योग में हम चला सकते हैं, जैसे चाय, कॉफी। इसीलिए याद रखिएगा कि आजीविका कृषि जो हमारे यहाँ होती थी, उसका स्थान ले लिया किसने? वाणिज्यिक खेती ने। क्या हुआ? 1813 के बाद क्या हुआ? नकदी फसलों की शुरुआत हुई। तो विदेशी मंडी और अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कपास, नील, जूट, अफीम और चाय खेती शुरू हो गई। लक्ष्य क्या था? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को तीव्रता देने के लिए कच्चे माल की जबरन आपूर्ति करना था। तो चाय हमारे यहाँ से ले जाते थे, वह मॉडिफाई करते थे, फिर हमारे यहाँ बेच देते थे। तो याद रखिएगा, ये व्यवस्था शुरू हुई। तो 13 के पहले लोग आजीविका कृषि करते थे। अब वही किसान जो पहले अनाज पैदा करता था, अब क्या पैदा करेगा? नील पैदा करेगा। नील विद्रोह इसीलिए हुआ, बहुत सारे देखा होगा, चाहे चंपारण हो, चाहे नील विद्रोह हो। तो कहीं न कहीं ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित होकर किसानों ने समय समय पर विद्रोह किया है। बहुत सारे किसान आंदोलन इसीलिए हुए कि हम जो है ऐसी खेती नहीं करेंगे, लेकिन जबरन उनको खेती करना पड़ता था। कृषि के वाणिज्यीकरण के मुख्य प्रेरक क्या थे? भू राजस्व का मौद्रीकरण, लगान की मांग नगद में की गई। अब लगान की मांग क्या कर दी गई? नगद में। पहले लगान दो रूपों में देना पड़ता था, अनाज के रूप में और पैसे के रूप में। अंग्रेजों ने कहा कि हमें अब पैसा चाहिए, अब हमें अनाज नहीं चाहिए। तो किसान हार के भी पैसा में ऋण, वो पैसा में आपका जो है ब्याज चुकाने के लिए, ऋण देने के लिए क्या करता था? वो लगान देने के लिए क्या करता था? जबरन वो बेचारा क्या कर, मजबूरी में जबरन वो नगदी फसलों को पैदा करना शुरू कर देता था। तो ये सब क्या है? ये सब जो है चाल थी किसकी? अंग्रेजों की। दूसरा, जिससे किसानों को पैसा जुटाने के लिए अनिवार्य रूप से नगदी फसलें उगानी ही पड़ती थी। कहा गया हम तुमसे पैसे में ही लेंगे, तो क्या करोगे? लेना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। अमेरिकी गृह युद्ध का क्या था? ब्रिटेन में अमेरिकी कपास की आपूर्ति बंधित होने से भारत से कपास के निर्यात का अत्यधिक दबाव बढ़ गया। क्यों? अमेरिका में जब गृह युद्ध शुरू हो गया 1860 के आसपास, तो वहां का जो कपास भारत आता था, वहां इंग्लैंड जाता था अमेरिका का, वो रोक दिया गया। तो कपास, अब चूंकि उद्योग चल रहे हैं और कच्चा माल तो चाहिए कपास, तो भारत में दबाव बढ़ गया, ये भी एक कारण पड़ा। तो हमारे यहाँ से जो है कपास की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि आप कपास की खेती करिए। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश औद्योगिक मांग, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता थी, इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो है इनकी खेती शुरू की गई। परिवहन का विकास, रेलवे और बेहतर साधनों से कृषि उत्पादों को दूर दराज के भीतरी क्षेत्रों से बंदरगाहों तक पहुंचाना आसान था। तो रेलवे का विकास कर दिया गया, जिससे जो है तीव्र गति से परिवहन व्यवस्था किया जा सके, कच्चे माल की आपूर्ति को रोका ना जा सके, इसीलिए रेलवे का विकास कर दिया गया। तो ये सब एक तरह से व्यवस्थित तरीके से किया गया। जब आप मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको ऐसे ही तर्क के आधार पर आपको बताना पड़ेगा कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ तो उसके पीछे क्या कारण था, क्यों औद्योगिक कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। तो ऐसे हमें जब तक नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे, हम आंसर नहीं लिख सकते हैं। इस बात को याद रखना, इसलिए हमें इन सब चीजों को गौर करने की जरूरत है।
साम्राज्यवादी फसल पोर्टफोलियो क्या है? विदेशी पूंजी का नियंत्रण क्या था? चाय, चाय पर ब्रिटेन की निर्भरता थी, खत्म करना उद्देश्य था। 1835 में असम में पहला बागान स्थापित कर जिस पर पूर्ण विदेशी पूंजी नियंत्रित किया गया, हमारे यहाँ चाय खेती शुरू कर दी गई। नील, ब्रिटिश कपड़ा मिलों के लिए डाई रंग, इसके उत्पादन में किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया, जिसका जो है नील दर्पण में उल्लेख किया गया। तो कपड़ा जब बनाया जाता है, तो जब कच्चा कपड़ा बनता है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, नील से उसको कलर करते हैं, बाद में उसको कलर चढ़ाते हैं। तो उसके लिए नील की खेती भारत में करते थे, यहाँ से नील ले जाते थे, नील का कलर बनाते थे और फिर उसको कपड़े की रंगाई होती थी। तो जितना कपड़ा बनेगा उतनी नील की डिमांड होगी। ठीक है। अफीम क्या है? चीन को जो है तस्करी कर व्यापार संतुलन को ब्रिटिश पक्ष में करने के लिए इस फसल की खेती सरकार द्वारा पूर्ण निर्देशित और नियंत्रित तरीके से कराई गई। तो अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया गया चीन को काउंट करने के लिए। कपास और जूट, ब्रिटेन के बुनकरों और कारखानों के लिए कच्चे माल के रूप में उगाया गया ताकि वैश्विक औद्योगिक दौड़ में इंग्लैंड आगे बना रहे। अब कच्चा माल अगर नहीं मिलेगा तो कैसे हम उत्पादन करेंगे किसी चीज का, इसीलिए जो है इन सब चीजों की फ्लो बना रहे, इसीलिए भारत को चुना गया। भारत की जलवायु ऐसी थी और यहाँ पे खेती को बढ़ावा दिया गया। बुनियादी ढांचा विकास नहीं जो है निष्कर्षण का साधन था। तो एक तरफा प्रवाह, सड़कों, रेलवे, डाकतार, बंदरगाहों का विकास भारत के हितों के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था। याद रखिएगा, कुछ लोग तर्क देते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ रेलवे, सड़क, डाकघर, बंदरगाह बनाया, वो हमारे लिए नहीं बनाया था, उन्होंने अपने हित के लिए बनाया था, ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया था। ठीक है। दूसरा, दोहरा शोषण कैसे हुआ? रेलवे ने अंदरूनी गांवों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाया रेलवे ने, और ब्रिटिश कारखानों का बना हुआ माल वापस गांव तक पहुंचाने का काम किसने किया? रेलवे ने किया। तो मान लीजिए अगर ये भारत का मैप है तो रेलवे आंतरिक भागों से कच्चा माल बंदरगाहों तक लाते थे और बने बनाए सामान को फिर वापस ले जाकर के पहुंचा देते थे। तो रेलवे ने दोहरा शोषण किया। सुरक्षित मुनाफा, इन सेवाओं में अंग्रेजों ने पूंजी निवेश किया और भारत की सस्ती मजदूरी के कारण अपने निवेश पर बिना किसी जोखिम के भारी मुनाफा कमाया। हमारे यहाँ वेतन भी मजदूरों को कम देते थे और उनसे जो है काफी काम करवाते थे, तो ये भी व्यवस्था लागू की गई। तो रेलवे का विकास इसीलिए किया गया था, जो है इसे निष्कर्षण की धमनियां कहा गया था रेलवे को। तो रेलवे क्या काम करता था? आंतरिक भागों से कच्चा माल लाता था और बने बनाए सामान गांवों तक पहुंचाने का काम रेलवे ने किया। ठीक है। ऋणग्रस्तता विकास, किसान से खेतिहर मजदूर बनने की प्रक्रिया। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि किसान पहले क्या था? अपने खेत का मालिक होता था, लेकिन वही किसान क्या बन गया? खेतिहर मजदूर बन गया। तो कैसे बना, किस, जो मैंने शुरू में आपको बताया था उसी चीज को यहाँ पर एक जो है डायग्राम के माध्यम से बताया गया। कैसे? ऋणग्रस्तता का दुष्चक्र क्या है? अत्यधिक भू राजस्व की दरें थी और भूमि जोत का विखंडन हो गया। तो अधिक अगर भू राजस्व जमा करना है तो किसान क्या करता था? महाजन के पास ऋण लेता था और ऋण प्लस ब्याज दोनों देना होता था। जो दे नहीं पाता था सादे कागज पर अंगूठा लगवा लेते थे और बाद में उसकी जमीन पर हड़प लेते थे। और फिर अब चूंकि महाजन तो खेती करेगा नहीं उस खेत में, तो महाजन उसी किसान से खेती करवाता था और किसान क्या बन गया? अपने खेत का मालिक के स्थान पर खेतिहर मजदूर बन गया। फिर क्या हुआ? लगान चुकाने के लिए नगद की आवश्यकता होती थी और नगदी फसलों का जबरन चयन करना पड़ता था। सिंचाई सुविधा, फिर क्या हुआ? सिंचाई सुविधाओं का अभाव हुआ, बाजार के उतार चढ़ाव, फसल घाटे का सौदा और कम कीमत पर बिक्री होती थी। कर्ज चुकाने के लिए साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे और परिणाम क्या निकला? तो ऋण न चुकाने पर साहूकारों द्वारा, मैंने जो बताया उसी चीज को यहाँ लिखा गया है कि ऋण न चुकाने पर साहूकारों द्वारा जमीन की जब्ती, स्वतंत्र किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। तो जो किसान थे अब क्या बन गए? मजदूर बन गए। तो किसान मजदूर कैसे बने? बहुत सुनियोजित तरीके से महाजनों और साहूकारों ने व्यवस्था को किया और बड़ी बड़ी जमीनें, इसीलिए देखा होगा बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो है देखा होगा लोगों के पास तो कहीं न कहीं वो महाजन हैं, वो महाजन थे जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें थी। उनके पूर्वजों ने ऐसा किया था। अब कोई माने या ना माने वो अलग बात है। ठीक है।
वाणिज्यिकरण का कलंक शोषण आधारित श्रम संबंध था। 1928 में कृषि पर शाही आयोग द्वारा कर्ज कृषि दासों की स्थिति पर विचार किया गया। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में याद है ना, कमियाटी नामक एक व्यवस्था लागू थी। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। कमियां लोग अपने मालिक के बंधुआ नौकर थे। 1920 में इसे रोकने का कानून बना। यह प्रथा जारी रही। गुजरात में इसको हाली कहते हैं। गुजरात में उच्च वर्गों के लिए काम करने वाले बंधुआ कृषि दास मजदूर थे। कर्ज के बदले पीड़ितों तक गुलामी होती थी। इसी को महाराष्ट्र में जो तमिलनाडु में पनिवाल कहते हैं। तमिलनाडु में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमींदारों के अधीन अत्यधिक शोषण और दासता का जीवन जीना होता था। तो इन शब्दावलियों के बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है क्या, मैं इस शब्द तो लोकल है, यूज होता है, ये है क्या, ध्यान देना। जैसे मान लो जमींदार है, एक तरफ महाजन है, तो जमींदार और महाजन ने क्या किया, जमीन पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन पता चला कि हमारे घरों में झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, हमारे घरों में हमारे जानवरों को पानी कौन पिलाएगा, हमारे खाना कौन बनाएगा, तो हमें मजदूर चाहिए, घर का नौकर चाहिए। अब मान लो कोई किसान है, तो किसान अगर है तो महाजन के यहाँ अपने ही खेत में मजदूर रूप में काम कर रहा है, खेती में काम कर रहा है। लेकिन जो किसान की बेटी है, किसान का बेटा, किसान की पत्नी है, उससे महाजन और जमींदार ये कहते थे कि आपको अगर ऋण जल्दी चुकाना है तो आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को घर में भेजिए, हमारे यहाँ काम करें, जिससे आपका ऋण जल्दी चुकाया जाए। तो वो लोग बेचारे बंधुआ मजदूर की तरह बिना वेतन के जाके काम करते थे। छोटी छोटी गलतियों पर कोड़ों से उनको पीटते थे। ऐसी बहुत सारी फिल्में आई, आप जाके देखिएगा। एक फिल्म आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, दामुल। ये प्रकाश झा की मूवी है दामुल, कभी टाइम मिलेगा तो उस मूवी को जरूर देखिएगा। उस मूवी में जमींदार और महाजन कैसे किसान का शोषण करते हैं, इतने व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है कि मैं आपसे क्या बताऊं। ठीक है, कोई बर्तन टूट जाता था तो 20-20 कोड़ा मारते थे, आग से जला देते थे, बाल काट देते थे। तो ये सब शोषण करते थे बंधुआ मजदूरों का। तो बिहार में इसी को जो है कमियाटी कहा गया, गुजरात में इसी को हाली कहा गया, और तमिलनाडु में इसे पनिवाल कहा गया। इस व्यवस्था सब मिला के यही थी, बंधुआ मजदूरों को किया गया था। ठीक है, अंतिम त्रासदी आपदा का महासागर अकाल। याद रखिएगा, एक तरफ किसान नकदी फसलों का बढ़ावा दिया जा रहा है, खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी हो रही है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बाजार के अधीन हो गई। खाद्यान्नों के बेतहाशा निर्यात के कारण देश में भयंकर जो है कमी होगी अनाजों की। एक तरफ अंग्रेजों की नीतियों की वजह से किसान खुद परेशान है, उसका खेत भी कम हो गया जमींदारों को खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए, नील की खेती कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो खुद परेशान है, और प्रकृति ने भी उसको परेशान किया भीषण अकाल के कारण। तो किसान को हर तरीके से जो है शोषण का सामना करना पड़ा। तो विफलता का बिंदु क्या है कि मानसून की विफलता या वैश्विक बाजार में मंदी होती थी। 1866-67 का भयंकर अकाल, जिसे लाखों लोगों की मृत्यु और इसके भयावह प्रभाव के कारण इतिहास में आपदा का महासागर कहा गया था। तो भारत का जो सबसे बड़ा अकाल पड़ा था वह 1866-67 में पड़ा था। इसको याद रखिएगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। ठीक है, ये सब चीजें याद करना जरूरी है। अच्छा, चीज यहाँ और याद कर लीजिएगा, भारत में बहुत सारे आयोग जो बनाए जाते हैं उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा अकाल से जुड़े हुए कौन कौन से आयोग थे मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से अकाल आयोग कब बनाए गए थे, किसके समय बनाए गए थे, और याद रखना वो उनका नाम क्या है। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो गलती मत करना, इसको देख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचागत पतन जो हुआ, पहला आपका है भारत अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है, निर्यात प्रोफाइल क्या है, और सामाजिक ढांचा क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या है, ब्रिटिश पूर्व अर्थव्यवस्था 1800 से पूर्व कैसी थी, तो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। कृषि और कुटीर उद्योगों का शानदार संतुलन हमारे गांव में बना हुआ था। हमारे गांव में भी मैंने आपको समझाया कि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया था, और सब गांव के लोग एक दूसरे पर निर्भर थे, काम करते थे। कब, 1800 से पहले। उपनिवेशिक का अर्थव्यवस्था में 1950 के बाद क्या हुआ,
अर्थव्यवस्था का ग्रामीणकरण, वैश्विक बाजार पर पूर्ण निर्भरता और मौद्रिकरण का दबाव पड़ा। आगे निर्यात वित्तीय, तो विश्व स्तरीय माल तैयार हुआ, विशेष करके सूती वस्त्र और मलबल का प्रमुख निर्यात करते थे। जब पहले सामाजिक ढांचा क्या था कि स्वतंत्र और आत्मनिर्भर किसान और समाज द्वारा संरचित शिल्पकार थे, जो गांव के जो है व्यवस्थाओं को चलाते थे। गांव के लोग उनको खुद जो है अपने पास रखते थे, उनका संरक्षण करते थे, ये व्यवस्थाएं लागू थी। लेकिन जब 1950 1850 के बाद क्या हुआ, तो मैंने बता ही दिया। दूसरा, केवल कच्चे माल कपास नील जूट का निर्यातक और तैयार ब्रिटिश माल का आयातक बन गया भारत। साहूकारों के चंगुल में फंसे भूमिहीन मजदूर और आपका सड़कों पर बेरोजगार कारीगर दिखाई देने लगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में देखने को मिली, और हमारे देश में इसीलिए बहुत ज्यादा चोरियां उस समय होने लगी, डाका पड़ने लगी उस समय। ठीक है, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि 1890 से 1947 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास में कृषि स्थिरता का काल था। ये डेनियल जो आपका थानर ने कहा था, इस कथन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये किसने कहा था। तो याद रखना, आज के टॉपिक मैंने इन सब चीजों को जो बताया है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हमारे एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे जो आपको सारी क्लासें मिल रही हैं जो है, और कहीं कोई डाउट हो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, और कोर्स को कैसे परचेज करना है आपको वहां पे पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।